नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर है भैया एक नया टॉपिक लेकर के। आज का टॉपिक भैया इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 2 का पार्ट 3 है। और जिसने भी भैया अभी पार्ट 2 नहीं देखा या पार्ट 1 नहीं देखा तो भैया पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लो भैया, बार बार ये बात बताने की जरूरत ना पड़े। जो भी बच्चा नया है भैया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों तक ये सारी वीडियो शेयर कर दे, क्योंकि अब फ्री में आपको सारी की सारी सुविधा मिल रही है भैया। तो सीधा बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे। आज हम पढ़ेंगे जी इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। यानी देखो जी, एग्रीकल्चर हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन एग्रीकल्चर को सिस्टमेटिकली मतलब एक्सप्लॉइट किया था एकदम तरीके से, कि किस तरह से उन्होंने हमारे यहाँ पे एक लैंड सेटलमेंट सिस्टम ला करके दिया हमें, किस तरह से वो सारी जो चीजें हैं कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कर गए कि भैया आप अपने लिए मत उगाओ, उनकी इंडस्ट्रीज के लिए उगाओ। तो भाई ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हमने चैप्टर 1 में देखी कि कितनी सारी कमियां थी हमारी एग्रीकल्चर में। इन सबको आकर के सुधारती है फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट। तो भैया क्या है इस टॉपिक में, सिंपल सा समझते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है। अगर आपको पूछा जाए कृषि, तो भैया सीधा आजकल जैसे देख रहे हो नहीं, किसान के नाम के कितने आंदोलन चल रहे हैं। तो भैया एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी एक ऐसी टॉपिक है कि कृषि के विकास के लिए, क्योंकि कृषि एग्रीकल्चर जो है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। कृषि एक बैकबोन है, हमारी जो इकोनॉमी रन करती है वो एग्रीकल्चर पे चलती थी भैया एक टाइम पे। तो एग्रीकल्चरल का डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे लिए। तो एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड prosperity of agriculture can largely stand for the prosperity of Indian economy। मतलब जितना अच्छा हमारा एग्रीकल्चर होगा उतनी ही अच्छी हमारी इंडियन इकोनॉमी मानी जाती थी स्टार्टिंग में। ठीक है जी, अब तो हम शिफ्ट हो गए भैया सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर पे, बट एक समय था जब हम पूरी तरह से डिपेंड थे किस पे, एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। तो भैया इसलिए एग्रीकल्चर को हम हल्के में नहीं लेते, बैकबोन मानते थे अपनी इंडियन इकोनॉमी की। क्लियर? तो उसी का ही विकास करना था। देश आजाद हुआ था 50 से 90 में, हमने क्या क्या पॉलिसी बनाई एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, ये सारी चीजें इस हम लेक्चर में पढ़ेंगे भैया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, मतलब अभी जो हमने चैप्टर 1 में फीचर्स खासियत पढ़ी थी कि आजादी के समय तक क्या हालात थे हमारे देश में एग्रीकल्चर के, तो उसमें सबसे पहला आता है भैया द कंट्री हैज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। देखो जी, हमारे देश में आप एरिया के हिसाब से देखो 7th लार्जेस्ट एरिया है, इतनी सारी सॉइल्स, इतनी सारे आपके यहाँ पे सीजन है, वेदर्स है, तो आप किसी भी तरह की फसल यहाँ पे उगा सकते हो भैया। सीरियल्स, नॉन सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, पोटैटो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इजीली उगा सकते थे भैया। तो देश इतना बड़ा विविधताओं से भरा, डाइवर्सिटी हमारे देश में, तो इस डाइवर्सिफिकेशन का हमने फायदा उठाया और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इन सभी चीजों का यूज किया, क्योंकि हम पे वेराइटी ऑफ क्रॉप्स थी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर आउटपुट डिपेंड्स लार्जली ऑन रेनफॉल एंड अदर नेचर फैक्टर्स लाइक फ्लड, ड्रॉट्स, स्टॉर्म। हमारी जो एग्रीकल्चर है बच्चों, ये पूरी तरह से आपने पढ़ा था चैप्टर 1 में कि डिपेंड थी किस पे, रेनफॉल पे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई भी एक ऐसा इरिगेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया, सारी चीजें भगवान की रहमो कर्मों पे था। गाने गाते थे, भजन करते थे, इंद्रदेव को खुश करते थे। तो ये सारी चीजें थी भैया चैप्टर 1 में। तो यही हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की खासियत बनती थी उस टाइम पे। और कई चीजों से हमारे एग्रीकल्चर इफेक्ट होती थी, जैसे फ्लड, बाढ़ आती रहती है, हर साल आती है। बिहार में एक नदी हर साल बाढ़ लेके आती है भैया, उसको हम कहते हैं भैया सोरो ऑफ बिहार। ठीक है जी, कोसी नदी वहां की सोरो है। ठीक है जी, ड्रॉट्स, स्टॉर्म्स, तूफान आ जाता है, क्या आ जाता है जी, तूफान, सब बर्बाद, फसल बर्बाद। एग्रीकल्चर आउटपुट डिपेंड लार्जली ऑन रेनफॉल। सेकंड पॉइंट, ये खासियत थी हमारी। तीसरा पॉइंट है देयर इज अ लिटिल यूज ऑफ मशीनरी। मशीन्स का यूज बहुत कम था भैया। एक तो हमारी सोच भी पुराने जमाने की थी, हम डरते थे एग्रीकल्चर में मशीन्स का यूज करने के लिए, तो ये आउटडेटेड सोच और लैक ऑफ, हमारे पास कैपिटल की कमी भी थी, लैक ऑफ कैपिटल होने की वजह से भी हम मशीन का यूज कम करते थे। ठीक है, 75% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, मतलब 75%, यानी 3/4 पॉपुलेशन हमारी इंगेज थी किसमें, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में। तो एक तरह से आपकी इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन होगी कि नहीं होगी भाई, इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओवर 3/4 ऑफ, 3/4 ही जो लैंड्स थी आपकी, ये जो लैंड्स थी बच्चों, ये स्मॉल होल्डिंग्स,
स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। जैसे मैं आपको बताऊं तो ये खेत था भैया, बड़ा सा फील्ड, ये ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता था। ये राम का खेत, ये श्याम का खेत, ये अजय का खेत, ऐसे करके यहाँ पे अगला खेत राम का, यहाँ पे एक राम का खेत, ठीक है, ऐसे करके छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता था। अब रिसोर्सेज एक यहाँ पे लगाओ, एक यहाँ पे रिसोर्स लगाओ, एक यहाँ पे रिसोर्स लगाओ, तो पैसा ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा। बट अगर ये तीनों ही राम के खेत एक लाइन में होते तो एक रिसोर्स यानी एक आप इरिगेशन फैसिलिटी लगाओ तो उससे से आपका काम चल जाता। बट हमारे क्या थे, स्मॉल और स्कैटर लैंड होल्डिंग्स थी, ठीक है जी, जमीन के जो टुकड़े थे वो छोटे छोटे थे। अगला फार्मिंग इज अ वे ऑफ लाइफ रेदर देन कॉमर्शियल एक्टिविटी, मतलब हम लाइफ में ना सिर्फ उगाते थे किस लिए, खाने के लिए, बेचने के लिए कभी नहीं सोचते थे। तो कॉमर्शलाइजेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें सिखाया, अच्छी चीज तो सिखाई, बट अपने यूज के लिए सारा का सारा रॉ मटेरियल कहाँ जाता था जी, ब्रिटेन जाता था। तो हमें वहां से सीखना चाहिए था कि भैया सिर्फ खाने के लिए मत उगाओ। अभी मैं अगर अभी भी बात करूं तो हमारे गांव देहातों में अभी भी कई जगह ऐसे हैं जो लोग सिर्फ अपने खाने के लिए उगाते हैं, बेचने के लिए नहीं सोचते। तो भाई कॉमर्शियल एग्रीकल्चर इज अ फार्मिंग इज अ वे ऑफ लाइफ रेदर देन कॉमर्शियल एक्टिविटी, मतलब वो सिर्फ जीवन जीने के लिए उगाते थे, बेचने का उनका कोई पर्पस नहीं होता था। तो ये सारी थी भैया इंडियन एग्रीकल्चर की खासियत कि आजादी के बाद हमारा देश जब आजाद हुआ, गवर्नमेंट को इन सभी चैलेंजेस को यहाँ पे फेस करना था। तो भाई अब इस चैप्टर में हम यही चीजें देखेंगे भैया कि एग्रीकल्चर में क्या क्या सुधार करें। तो भैया चलते हैं सुधारों की प्रक्रियाओं पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म या लैंड रिफॉर्म्स यानी भूमि सुधार। क्या क्या कार्य किए गए भैया भारत सरकार के द्वारा कृषि में सुधार के लिए, तो एक एक करके सभी चीजों को समझेंगे भाई डिटेल से। सबसे पहला जो रिफॉर्म हुआ भैया ये हुए हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में हमने मतलब संस्थागत तौर पे हमने सुधार किए, जिसमें सबसे पहला सुधार आता है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि फर्स्ट चैप्टर में आपको लैंड सेटलमेंट सिस्टम बताया था, जहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट करती थी फार्मर से, बट इसके लिए वो बीच में क्या अपॉइंट करती थी जी, जमींदार्स। इन्हीं जमींदार्स को मीडिएटर्स कहा जाता था, इंटरमीडिएटर्स। सरकार ने आकर के क्या किया, सबसे पहला काम यह किया कि इन इंटरमीडिएटर्स को रिमूव किया, और ऐसे में गवर्नमेंट 200 लाख किसानों को डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आई, किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जगह अब आ चुकी थी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट। यानी ये जो जमींदार थे इनको अब उन्होंने एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, और बचे सिर्फ अब फार्मर और गवर्नमेंट। तो इससे डायरेक्ट फायदा पहुंचा किसको, हमारे फार्मर्स को। तो सबसे पहला जो हमारी गवर्नमेंट ने सबसे बढ़िया काम किया, इन इंटरमीडिएटर्स को एबॉलिश कर दिया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटर्स यानी मध्यस्थों का उन्मूलन कर दिया, जो बिचौलिए थे उन सबको हटा दिया गया। सेकंड पॉइंट है जी हमारा इसमें, हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ अ लिमिट, एक लिमिट फिक्स कर देना कि आप उससे ज्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, उससे ज्यादा जमीन अपने पास रख नहीं सकते। एक लिमिट फिक्स कर दी गवर्नमेंट ने यहाँ पे। अब इसे ही कहा जाता है क्या, लैंड सीलिंग। अब देखो भाई पेपर में क्वेश्चन पूछेगा लैंड सीलिंग क्या होता है। भाई फिक्सेशन ऑफ अ लिमिट ऑफ लैंड दैट इंडिविजुअल कैन होल्ड, एक इंडिविजुअल जितनी जमीन अपने पास होल्ड कर सकता है उसे हम कहते हैं जी लैंड सीलिंग के तौर पे। तो अब देखो ना इंडिया में ना सारी चीजों के जुगाड़ है। अब हमारे देश में लोग खुद ही नहीं सुधरते। सरकार ने तो कहा कि एक लिमिट से ज्यादा जमीन आप अपने पास नहीं रख सकते, तो लोगों ने हर चीज का जुगाड़ ढूंढ देते हैं। इसका जुगाड़ भी ढूंढ दिया भैया। क्या किया लोगों ने, अपने नाम से जमीन अपने घर वालों के नाम पे कर दी, अपने परिवार वालों के नाम पे कर दी। तो उससे क्या हुआ भैया, उससे हुआ कि उनकी जो एक्स्ट्रा जमीन है वो उनसे नहीं छीनी गई। तो लैंड सीलिंग भैया सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। ठीक है जी। तो लैंड सीलिंग का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ अ लिमिट, एक स्पेसिफिक लिमिट फिक्स कर देना जो एक इंडिविजुअल पर्सन होल्ड कर सकता है अपने पास। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट पे चलते हैं जी, कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग। अभी मैंने इससे पीछे आपको बताया कि भैया जो हमारे जोत थे, खेत के जो जोत थे वो छोटे छोटे आकारों में बटे हुए थे। तो मैंने बताया ये राम का खेत, ये श्याम का खेत, ये अनुज का खेत, ये सारे ऐसे बटे हुए थे। तो हमने क्या किया भैया, इनमें सुधार किया और राम को इस लाइन में दे दिया भैया, श्याम को इस लाइन में दे दिए और
अनुज को इस लाइन में दे दिए। इससे क्या होगा, आप एक रिसोर्स डेवलप करके एक इरिगेशन फैसिलिटी लगानी है आपको, मान लो तो भैया यहाँ पे लगा करके इस तीनों में आपका काम चल जाएगा। एक जगह में आपके खेत होने से आपको ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये होता है आपका कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग, मतलब जो खंडित जोत है उन जोतों को इकट्ठा करना कंसोलिडेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग कहलाया जाता है भैया। ये सारे जो रिफॉर्म आपने पढ़े हैं भैया, ये है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटर और लैंड सीलिंग से क्वेश्चन बन सकता है भाई, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना। एक और क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनेगा आपका इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से वो 2 स्टेट्स हैं जहां पे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म एकदम सही ढंग से इंप्लीमेंट हुआ और ओवरऑल कंट्री में वो एकदम सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये 2 स्टेट्स हैं भैया हमारे, केरला और वेस्ट बंगाल। ये भैया क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, बता दिया भैया, गलती मत करना। वेस्ट बंगाल और केरला आपके 2 स्टेट्स थे जहां पे ये लैंड रिफॉर्म सही ढंग से इंप्लीमेंट हुए, बाकी ओवरऑल इंडिया में ये सही ढंग से इंप्लीमेंट नहीं होते। तो इन दोनों स्टेट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला एंड वेस्ट बंगाल। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी अपना टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में। तकनीकी तौर पे हमने क्या सुधार किए, तो भैया तकनीकी सुधार में हमने सबसे बड़ा सुधार किया भैया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में वैसे तो हम अभी और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, बट अभी कुछ इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो भाई कि क्या क्या चीजें हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। ग्रीन रेवोल्यूशन कब स्टार्ट होता है जी, ये होता है 1966 में शुरुआत होती है इसकी। भैया क्या होता है जी, इसके दौरान हम 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे लाते हैं जी, हम एक सिंपल से यूज करते हैं HYV सीड्स, यानी इन्हें हम हिंदी में बोले तो भैया ये है उन्नत चमत्कारी बीज। ऐसे बीज भैया मिरेकल्स ऑफ वंडर सीड्स के नाम से इन्हें जाना जाता है कि एक बार जिस खेत में लगा दिया भैया तो वो खेत इतना अनाज देता है, इतना अनाज देता है कि उसकी कोई गिनती नहीं होती भैया। HYV सीड्स इतना ज्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। बट इसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। आपके देश में पेपर में क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में, अभी 1 मार्क्स के हिसाब से समझो 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और कौन लाया इसे हमारे देश में, तो ये नाम याद रखना बच्चों, MS स्वामीनाथन जी। MS स्वामीनाथन जी हमारे बीच ये HYV सीड्स का यूज करना स्टार्ट करवाते हैं, यानी एक तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन के जो जनक बोला जाएगा वो किससे कहा जाएगा, MS स्वामीनाथन को। 1 नंबर में क्वेश्चन आपका ये भी बन जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा भैया ये कौन कौन से स्टेट्स में सही ढंग से इंप्लीमेंट हुआ भैया, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा किन स्टेट्स को मिला, तो ये बेसिकली स्टेट्स आपके पंजाब, आंध्र प्रदेश, ऐसे स्टेट्स में इसको ज्यादा सक्सेसफुल मिली भैया, सक्सेस मिली। क्यों? क्योंकि ये थोड़े रिच स्टेट्स थे। कैसे स्टेट थे भैया, रिच। क्योंकि HYV सीड्स की अगर मैं आपको एक खासियत बताऊं तो इसमें भैया एक खासियत यह है कि इसमें जितना पानी डालो और जितनी ज्यादा आप इसमें खाद यानी मैन्योर डालोगे उतना ज्यादा ये प्रोडक्शन देगा। अब पानी के लिए आपको पैसा चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए खाद भी कौन सी बच्चों, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, इन सभी से इसमें प्रोडक्शन में तेजी आती है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो HYV सीड्स का इस्तेमाल एक तरह से वही स्टेट्स कर सकते थे जो फाइनेंशियली क्या हो, बहुत स्ट्रांग हो, रिच स्टेट्स हो, वहां पे HYV सीड्स का ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप थी वो कौन सी क्रॉप थी, तो सबसे पहली क्रॉप इसमें यूज होती है जी वीट। इसने वीट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। वैसे अभी ग्रीन रेवोल्यूशन को और पढ़ेंगे हम इसके बाद वाले टॉपिक पे। अभी हम चलते हैं जी जनरल रिफॉर्म्स, यानी सामान्य क्या क्या सुधार किए जी हमने। इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप की, मैंने आपको बताया आजादी के बाद हमारे जो पंडित नेहरू जी हैं उन्होंने एक नारा दिया था भैया कि आजाद भारत के मंदिर, टेम्पल्स कौन है जी, अब डैम्स हैं। तो भैया अब हमें डैम्स की जरूरत थी, उन मंदिरों की जरूरत नहीं थी जहां पे आप पूजा करके भगवान को खुश करते थे, इंद्रदेव को खुश करते थे। तो नेहरू जी ने वहां से बोला कि भैया आजाद भारत के जो डैम्स है वो आप मंदिर हैं, ठीक है जी, उनकी पूजा करो। तो इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करी, क्रेडिट फैसिलिटीज, मतलब सरकार ने धीरे धीरे सुधार किए और सुधारों में 1969 में ये एक नए रिफॉर्म लेके आए जिसमें कि अभी तक जो गरीब किसान है वो लोन लेता था किससे, अपने यहाँ के साहूकारों से, अपने यहाँ के बड़े बड़े जमींदारों से। तो उन सबको वहां से मुक्त कराने के लिए, क्योंकि ये जो जमींदार होते थे, आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा, जो ठाकुर वगैरह होते थे भैया, ये बहुत ज्यादा टैक्स और एक तरह से इनसे
टैक्स लेते थे या इंटरेस्ट लेते थे? क्या लेते थे भैया? इंटरेस्ट। ठीक है जी। तो क्रेडिट फैसिलिटी में सुधार किया, इंस्टीट्यूशनल सोर्स लाए। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल से बताऊंगा चैप्टर रूरल डेवलपमेंट में। रूरल डेवलपमेंट में ये पूरा एक अलग टॉपिक है, वहां पे बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अभी आप समझो जी क्रेडिट फैसिलिटीज में सुधार किया। जो लोन मिलता था गरीब किसान को कोई नहीं देता था, उसमें सरकार आगे आई, उसके लिए क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करनी शुरू करी। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग यानी कृषि के लिए एक नया बाजार आपके लिए तैयार किया गया, जहां पे आप अपने फसल को ले जाकर के इजीली बेच सकते थे। रेगुलेटेड मार्केट्स आपके लिए डेवलप किए। ये भी आपका पूरा चैप्टर नंबर 5 में, हमारे ये 5 या 6 में जो भी हमारा एग्रीकल्चर वाला टॉपिक है, ये सारे उसमें आ जाएंगे रूरल डेवलपमेंट में। क्लियर? तो ये सारे टॉपिक हम वहां पे स्पेशली अलग से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ ये समझना है जनरल रिफॉर्म थे कि इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप की, क्रेडिट फैसिलिटी डेवलप की और एग्रीकल्चर मार्केटिंग किया। ये सब जनरल रिफॉर्म थे। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अभी और पढ़ना है। चलते हैं भाई सीधा ग्रीन रेवोल्यूशन पे। चले भाई दोस्तों, बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे। आज के इस टॉपिक पे जाने से पहले भैया आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमने कौन सी 5 ईयर प्लान के बाद 2 एनुअल प्लान्स को यहां पे चलाया था। तो आपको भैया कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है कि वो कौन सी 5 ईयर प्लान थी जिसके बाद हमें 2 एनुअल प्लान्स को चलाना पड़ा। तो भैया कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर मिल जाना चाहिए। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछेगा, देखो भाई जो हमने 2 एनुअल प्लान चलाई थी उसमें से एक एनुअल प्लान में हमने क्या किया था जी? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो भाई काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन देखो जी, इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं? HYV सीड्स का यूज करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। तो पेपर में यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना कौन सा रिफॉर्म है? तो ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है, क्योंकि हम ग्रीन रेवोल्यूशन को किसके अंदर पढ़ रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स के अंदर। तो भाई क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है ना भाई कि हमने जो ये 1 ईयर की प्लान करी थी, उस कौन सी प्लान के बाद आपका ये 1 ईयर की प्लान चालू हुई थी। ठीक है जी। तो आपको कमेंट में आंसर देना है और आगे बढ़ते हैं जी। टू डिराइव बेनिफिट्स ऑफ HYV सीड्स, भैया इन्हें चमत्कारी बीज बोला जाता था। कौन से बीज कहा जाता था जी? चमत्कार। एकदम कर देते थे भैया ये चमत्कार। कैसे? इतना ज्यादा प्रोडक्शन भैया कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भैया इसमें एक खासियत थी, इंडियन फार्मर्स को 2 चीजों की जरूरत होती थी इसके लिए। सबसे पहली चीज थी रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी, यानी कि सिंचाई की आपको पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए भैया, आपको सिंचाई की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तभी इन बीजों का यूज कर सकते थे। तो भैया कुछ ही स्टेट्स जो हैं वो इसका बेनिफिट उठा पाए, जिनमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ऐसे कुछ स्टेट्स थे जहां पे इसका सबसे ज्यादा यूज किया गया। क्लियर? क्योंकि ये सब स्टेट्स थे फाइनेंशियली रिसोर्स के मामले में रिच, इनके पास पैसा बहुत था भैया। और इसी वजह से आज आप देख रहे हो किसान आंदोलन भी चल रहा है। तो भैया इसमें हमारे पंजाब के फार्मर सबसे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के फार्मर्स काफी रिच होते हैं, इनके पास पैसा बहुत सारा होता है। ठीक है जी, जमींदारी लोग बोलते हैं हम इनको। तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन में HYV सीड्स का यूज किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करी। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा हमारी इकोनॉमी पे, क्या इंपॉर्टेंट है इसके? तो भैया इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़े भैया? आपको मैंने सेल्फ रिलायंस वाला एक मेन ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग का मेन ऑब्जेक्टिव बताया था कि हमें आत्मनिर्भर बनना है। उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से 1962, 1965 चाइना से वॉर, पाकिस्तान से वॉर और 1965 के टाइम पे हमारे देश में ड्रॉट्स पड़ गए। तो ऐसे में हम एक किसी कंट्री की रहमो कर्मों पे आ चुके थे भैया। हमने अमेरिका से मदद मांगी कि हमें खाने को दे दो भाई। उनकी रहमो कर्मों पे, मर्सी पे हम जब डिपेंड हुए तो उन्होंने हमारी पॉलिसीज में चेंजेस लाने की कोशिश करी। पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है उसको कहा कि भैया इससे लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि ये हमारा नाटो का मेंबर है। और वहीं हमारी जो अभी तक हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी, इन्होंने कहा कि भैया इसको बंद करके आप यहाँ पे पूरा लाओ कैपिटलिज्म। तो पूरी तरह से एक हमारी पॉलिसीज में चेंज करने की कोशिश करी अमेरिका की, बट हमने फूड ग्रेन से अपने भारत को आत्मनिर्भर बना दिया और इतना ज्यादा प्रोडक्शन किया भैया कि अब हम नो मोर मर्सी। किसकी मर्सी पे भैया? अमेरिका की रहमो कर्मों पे अब और निर्भर नहीं बचे। ठीक है जी।
The speeds of green revolution technologically enables India to achieve self sufficiency in food grain. Food grain में self sufficiency होगी भैया, अब किसी की रहमो कर्मों पे रहने की जरूरत नहीं थी. India was no longer at the mercy of America or other nation for the food requirement. मतलब आज के टाइम पे भैया अब हम लोगों को खाना देते थे, हमें किसी के खाने की जरूरत नहीं पड़ी. किसकी मदद से सब पॉसिबल हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन. तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि इंडिया किसकी मर्जी पे डिपेंड हो चुका था. आपको नाम याद रखना है जी, अमेरिका की मर्जी पे. क्लियर? अब देखो जी, इससे क्या फायदा हुआ आपको ग्रीन रेवोल्यूशन से. सबसे पहला, अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस. मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है कि आप इतना प्रोड्यूस कर दो भैया, अपने लिए तो हो ही हो, आप उसको बेच भी सको. तो भाई मार्केटेबल सरप्लस का मतलब होता है इतना ज्यादा आपका प्रोडक्शन हो कि भैया सेल्फ कंजप्शन के अलावा आप उसको क्या कर सको भैया, सेल्फ कंज्यूम करने के अलावा आप उसको मार्केट में सेल कर सको. इसे कहा जाता है अटेनिंग मार्केटेबल सरप्लस. पहला पॉइंट. अब जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करो तो वो तभी बेनिफिशियल होता है जब आप उसको ले जाकर के कहां बेचो, मार्केट में बेचो. ये नहीं कि हम खा लेंगे अगली बार खा लेंगे, ये नहीं भैया. सेल करो, जितना ज्यादा सेल करोगे उतनी ज्यादा इनकम होगी, उतनी ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करेगी हमारी. तो भैया मार्केटेबल सरप्लस. बफर स्टॉक्स ऑफ फूड ग्रेन्स. हमने भैया इतना प्रोड्यूस किया ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर कि हमारे देश में बफर स्टॉक क्रिएट किए गए. बफर स्टॉक क्या होते हैं जी? अभी आपको कोरोना काल तो पता ही है. कोरोना काल में सरकार 1-1.5 साल से मुफ्त राशन दिए जा रही है, डबल राशन मिल रहा है, स्टेट का अलग, सेंटर का अलग. कहां से आ रहा भाई ये सारा राशन? ये सब बच्चों हमने अपना जमा करके रखा हुआ है. अब ये जमा कैसे करते हैं हम? तो देखो, जिस साल भी हमारा मार्केटेबल सरप्लस होता है, एक्स्ट्रा बचता है, हम उसको बेचते भी हैं और कुछ अपना स्टॉक करके रखते हैं. क्योंकि भाई इतनी बड़ी आबादी है, ऐसी कोई बीमारी आ गई तो हम किसकी रहमो कर्मों पे रहेंगे? श्रीलंका के हालात देख लो, श्रीलंका में क्राइसिस आ रखे हैं, खाने को लिए उनके पास आज. बट इंडिया कभी भी भैया खाने के लिए किसी पे अब डिपेंड नहीं रहेगा. किसकी मदद से जी? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स. ग्रीन रेवोल्यूशन, देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो इससे हमारे पास बफर स्टॉक क्रिएट्स हुए. क्या क्रिएट हुए भैया? बफर स्टॉक. लास्ट है जी बेनिफिटेड टू लो. अब देखो जी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा गुड्स होंगी हमारी इकोनॉमी, मतलब उतना ज्यादा अनाज होगा. एक तरह से जितना ज्यादा गुड्स होंगी तो ऐसे में सप्लाई बढ़ने से, देखो सप्लाई बढ़ जाने से क्या होगा? आपने डिमांड सप्लाई का चार्ट तो पढ़ा ही रखा होगा 11th क्लास में. अब सप्लाई देखो, ये एक प्राइस पता चली, बट आप अगर गुड्स की सप्लाई बढ़ा दो तो देखो आपकी जो प्राइसेस है वो कम हो जाती है. प्राइसेस कम होने से किसको फायदा होगा भाई? प्राइसेस कम होने से फायदा होता है किसको मेरे प्यारे बच्चों? गरीबों को. गरीबों को बेनिफिटेड टू लो. प्राइस कम हुई, चीजें ज्यादा प्रोड्यूस होने से प्राइस कम हुई, और प्राइस कम होने से किसको फायदा हुआ? बेनिफिटेड टू लो. गरीब लोगों को, पुअर जितने भी हमारे देश में गरीब थे उन सबको इससे फायदा पहुंचा. ठीक है जी. तो ग्रीन रेवोल्यूशन के ये तीनों पॉइंट आपको कहीं भी पूछ सकता है भैया. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. यहां तक कि भैया पूरी एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको कहानी बता दी है. अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंडस्ट्रीज के ऊपर होगी भाई, और बहुत जल्दी वो आपके बीच में आ जाएगी. भैया बहुत प्यार और स्नेह मिल रहा है आप मेरे प्यारे दोस्तों का, तो भैया ऐसे ही प्यार और स्नेह देते रहिए. काफ़ी सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं भैया नोट्स के रिगार्डिंग. सब आप, मेरा नंबर है भैया 8470079960. जिस बच्चे को भी जैसी भी कोई भी मदद चाहिए हो भैया इस नंबर में मैसेज कर दो. मेरे से कोई सी भी आप नोट्स मांग सकते हो, PDF मांग सकते हो, जो आप मांगोगे सब मिलेगा भाई. बस आपका काम क्या है कि वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दो भैया, इतना शेयर करवा दो कि भाई हमारा भी थोड़ा सा भला हो जाए, हम भी थोड़े से आप लोगों के उन बच्चों तक पहुंच पाए जिनको हमारी ज़रूरत है. ठीक है भाई, तो आज की सेवा यही समाप्त करते हैं. मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू.